नमस्कार। पैरामाउंट कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। क्लास 10th के लिए बहुत ही मजेदार चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है और इसका वेटेज भी काफी अच्छा है और इसको समझने में बिल्कुल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। दो चार फार्मूले हैं जो आपको अगर सही से समझ में आ जाता है, याद है और उसको यूज करना सीख जाते हैं तो ये चैप्टर बहुत ही आसान लगता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें अरिथमेटिक समांतर श्रेणी, समांतर बाद में समझते, पहले प्रोग्रेशन क्या है उसको समझते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेशन का एक पार्ट है। समांतर मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन को समझने से पहले भी हम सबसे पहले 2 चीजों को समझते हैं। एक है सीक्वेंस, जिसको हिंदी में अगर लिखे तो अनुक्रम कहते हैं, और दूसरा है सीरीज या प्रोग्रेशन या इसी को सीरीज भी कहते हैं। श्रेणी या श्रेणी, ये 2 वर्ड मैं आपके सामने लिखा हूं, इसमें क्या अंतर है दोनों में? एक सीक्वेंस, दूसरा प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है? देखिए, सीक्वेंस बहुत छोटा सा अंतर है दोनों में, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के अंदर। जैसे सबसे पहले सीक्वेंस में हम कहें तो सीक्वेंस हम उसको कहते हैं जब कुछ अंकों को एक नियम या शर्तों के साथ लिखा जाता है, तो वो जो पूरा लाइन होता है वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, वो कुछ नियमों का पालन कर रहा होता है। हम आगे का संख्या का अनुमान लगा सकते हैं कि इसके आगे की संख्या क्या होगा। तो वैसे जो श्रेणी होता है उसको हम क्या कहा जाता है? सीक्वेंस कहते हैं। तो चलिए जैसे देखते हैं, 2 है, 4, 6, 8, 10 श्रेणी हम लिखते 2, 4, 6, 8, 10। आप कहेंगे ये दोनों में फर्क क्या है? फिर आपने जो एग्जाम्पल लिखा वो तो दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों सेम है, लेकिन फर्क अभी इसके बाद हम बता रहे हैं दोनों सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या फर्क है। यहां पे आप सबसे पहले तो ये समझ ले, सीक्वेंस हो या प्रोग्रेशन, ये एक नियम के तहत चलता है। इसमें कुछ नियमों एवं शर्तों का पालन हो रहा होता है। आप जैसे देखें, और इसके आगे की संख्या का हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6, 8, 10, ये एक नियम का पालन कर रहा है। वो नियम क्या है आप देखेंगे तो इसके प्रत्येक 2 पदों के बीच, प्रत्येक जो 2 टर्म है उसके बीच में 2 का अंतर है। मतलब 2 क्या हो रहा है? बार बार आगे जुड़ता जा रहा है और उसी प्रकार से आगे चलता जा रहा है। लास्ट की संख्या का हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसके बाद की संख्या आने वाला क्या होगा, यानी 10 के बाद का संख्या क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? ये 12। ठीक है, क्योंकि 2 बढ़ता जा रहा है। यहां पे भी आप देखेंगे तो ऐसा ही हो रहा है, लेकिन फिर नियम का तो पालन कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जब अनुक्रम हम लिखते हैं तो वहां पे हम 2 पदों के बीच अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। 2 पदों को अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्रेशन लिखते हैं तो वहां पे 2 पदों को अलग करने के लिए बीच में प्लस का सिंबल लगाया जाता है, बीच में प्लस का सिंबल लगाया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है और बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है ये दोनों में। तो चलिए, अनुक्रम से कुछ क्वेश्चन होता है। अब अनुक्रम किसी भी प्रकार का हो सकता है। अनुक्रम से क्वेश्चन क्या होता है? एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट फ्रेंड के बुक में, तो उसमें जो पहले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मिलेगा फर्स्ट में, वो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा कि चलिए लिखा है कि tn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1। ये लिखा है क्वेश्चन, tn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1। तो इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करें।
तो इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करें। अब हम देखेंगे Tn क्या है। देखिए हम आपको बता दें कि हम किसी चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए क्या सिंबल लगाते हैं। तो जो T होता है ना, T बताता है टर्म, T फॉर टर्म यानी पद हिंदी में अगर कहें तो। और ये पहला वाला जो संख्या होता है, जो पहला वाला टर्म होता है, उसको फर्स्ट टर्म प्रथम पद कह देते हैं, जिसको हम ए से इंडिकेट कर देते हैं। इसके बीच जो डिफरेंस होता है यहाँ पे, उसके लिए हम डी इस्तेमाल कर लेते हैं, आगे बताएंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो टी फॉर टर्म, इतना जान के चले। अब यहां से हमको क्या करना है कि इस प्रकार से अगर टीएन दिया हो तो प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रथम 3 पद, तो पहला पद के लिए एन का मान कितना रख देंगे 1, यानी T1 निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो एन के लिए 1 रख देंगे। 2 यहाँ पे भी एन है तो 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 और प्लस 1 कितना 3। इसी तरह से T2 अगर निकालेंगे तो एन का मान 2 रख देंगे, तो यहाँ एन के जगह पे क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस 1, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9। फिर T3 लिखें अगर तो 2 इंटू 3, एन का मान 3 पुट कर दे, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन होगा। जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिलेगा, बहुत सिंपल सा। तो चलिए ये तो बात कर ली हम किसका, सीक्वेंस का। ये एक अनुक्रम है, ठीक है, ये अभी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी अब हम आगे देखते हैं कि सबसे, अब आगे देखते हैं, ये अनुक्रम तो हो गया, आगे देखेंगे प्रोग्रेशन, ये श्रेणी क्या होता है या श्रेणी क्या होता है। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो श्रेणी हम देख चुके हैं कि श्रेणी में क्या हो रहा है, बीच में प्लस का साइन होता है। लेकिन श्रेणी में श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं मेन रूप से, ठीक है। श्रेणी जो है मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्लास 10th के जो सिलेबस के अंदर है वो एक ही प्रकार का दिया है, वो है समांतर श्रेणी। तो श्रेणी पहले हम 3 प्रकार का थोड़ा थोड़ा तीनों को जान लेंगे और उसके बाद डिटेल में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी को, ठीक है। तो प्रोग्रेशन यानी श्रेणी, प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन 3 प्रकार का होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर शॉर्ट में इसको कहें तो इसी को एपी कह देते हैं, इसको जीपी कह देते हैं और इसको एचपी कह देते हैं, ठीक है। हिंदी नाम लिखते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और ये कहलाता है हरात्मक श्रेणी। ये तीनों को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आखिर ये तीनों क्या होता है। एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं 2 4 6 8 4 8 12 16। चलिए इसमें आप देख रहे हैं कि ये पी में क्या हो रहा है। आखिर ये हम इस प्रकार से अगर हम श्रेणी लिखे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखेंगे तो कहेंगे कि आगे जो है एक निश्चित संख्या क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है और अगली संख्या को लिखा जा रहा है। या इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो 2 पदों के बीच का जो अंतर है, यानी लास्ट वाला पद और उसके ठीक पहले वाला पद का अंतर जो है वो हमेशा समान मिलेगा। आप देखें 4 में 2 घटा दें कितना मिलेगा 2, 6 में 4 घटा दे तो 2 मिलेगा, 8 में 6 घटा दे तो 2 मिलेगा। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है।
है ना। डिफरेंस जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें 8 और 4 का डिफरेंस कितना है 4। 12 में 8 घटा दे 4, 16 में 12 घटा दे तो 4। यानी यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, हर जगह सेम है। डिफरेंस कितना मिल रहा है 4। यानी आगे की संख्या भी हम लिख सकते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अगर समान मिलता है, दो पदों के बीच का अंतर अगर हमेशा बराबर होता है, तो वो जो श्रेणी लिखा होता है वो समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है। और ये जो अंतर मिलता है, ये जो अंतर मिलता है, जैसे ये श्रेणी है, इसमें अंतर 2 का है, इसमें 4 का है, ये अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाता है, सार अंतर। ये क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से लिख देते हैं। इसे हम डी से इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ डी बराबर 2 हो गया और यहाँ डी बराबर कितना हो गया 4 हो गया। सार अंतर कहते हैं इसको। चलिए गुणोत्तर श्रेणी क्या है, इसका एग्जांपल देखते हैं। 2, 4, 8, 16, आगे ऐसे ही चलेगा। इसी प्रकार से एक और लिख देते हैं, 4, 16, 64, 256। तो देखिए इसमें इससे किस प्रकार डिफरेंट है, मतलब इसमें आप देखेंगे तो कुछ ऐसी निश्चित संख्या मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है और आगे की संख्या को लिख दिया जा रहा है। जैसे 2 से देखिए, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दे 4, फिर 2 मल्टीप्लाई कर दे 8, फिर 2 मल्टीप्लाई कर दे 16, फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे आगे 32, फिर 64, फिर 128, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई कर दे 16, 16 में 4 मल्टीप्लाई कर दे 64, 64 में 4 मल्टीप्लाई कर दे 256। अब यहाँ पे कुछ निश्चित संख्या मल्टीप्लाई किया जा रहा है, या इसी को दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो दो पदों के बीच का जो रेशियो है, दो पदों में जो अनुपात है, वो अनुपात हमेशा सेम मिलेगा। लास्ट वाला पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात जो होगा वो सेम होगा। अब देखिए 4:2 कितना आएगा 2, मतलब 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 2, 8 में 4 से भाग देंगे 2, 16 में 8 से भाग देंगे 2। तो ये जो 2 मिल रहा है ना, यहाँ पे आप देखें 16 में 4 से भाग देंगे 4, 64 में 16 से 4, 256 में 64 से 4, यानी यहाँ पे अनुपात समान मिल रहा है। इसी के लिए हम इसको, जो अनुपात समान मिल रहा है उसको कहते हैं कॉमन रेशियो, जिसको हम आर से इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 मिल रहा था और यहाँ पे आर कितना मिल रहा था 4 मिल रहा था। तो जब कॉमन रेशियो समान होता है, दो पदों के बीच का अनुपात अगर इक्वल होता है हमेशा, तो वो गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए इसमें हरात्मक श्रेणी क्या है। हरात्मक श्रेणी कुछ नहीं है, बस ये जो समांतर श्रेणी है उसका अपोजिट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, हरात्मक श्रेणी हो जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, इसको हम लिखते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 प्लस, आगे ऐसे चलेगा, है ना। फिर इस तरह से 4, 8, 12, 16 था तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16। ऐसे ये क्या कहला जाता है, हरात्मक श्रेणी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे चलते हैं। चलिए अब एक फार्मूला हम देखेंगे इसके बाद। ये फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत बेसिक चीजें है, उसमें बन जाएगा। जितना मैं आज आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगा उससे एक्सरसाइज जो 5.1 और 5.2 है वो दोनों कवर हो जाएगा उतना में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो फार्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला समांतर श्रेणी के लिए, वो है nवां पद। nth टर्म nवां पद, मतलब होता क्या है ना, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ है, जैसे हम आपको बता दें क्वेश्चन इसमें nवां पद कैसे हम निकालते हैं, क्या होता है उसमें। जैसे लिखा है 4, 8, 12, 16, है ना, इस टाइप से लिखा है और आगे चल रहा है, कह रहा है 50वां पद। आप बताएं 50वां पद आखिर क्या होगा, इसका 50वां टर्म क्या होगा। ठीक है, तो हम 50वां क्या ऐसे करके लिख लिख के देखेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे हम खुद प्राप्त भी कर सकते हैं, पहले हम उसको प्राप्त करेंगे और उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए जैसे हम लिखें, मान ले T1 बराबर, फर्स्ट पद अगर A हो, T1 बराबर A है और कुछ निश्चित संख्या उसमें क्या हो रहा है, जुड़ता जा रहा है, और वो निश्चित संख्या D है, जिसको हम सारवंतर कह देते हैं। तो A आगे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा।
ए प्लस, अभी डी जुड़ा था, एक और डी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। इसी तरह से T3 क्या हो जाएगा, यानी तीसरा पद लिखेंगे तो a प्लस T3 यहाँ पे, और ये T4 ना, T4 T3 a प्लस 2d, T4 a प्लस 2d हो गया, T4 क्या लिखेंगे a प्लस 2d हो गया, एक और d इसमें आगे जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3d। इसी तरह से अगर हम ऐसे चलते आए और हम कोई भी पद निकालना चाहे, मान ले n, एक जनरल टर्म nवां पद अगर हमको निकालना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें ऐसे अगर देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि nवां पद क्या होगा। तो T1 था तो a था, T2 था तो a प्लस d था, T3 था तो a था, a तो सब में है, चलिए n में भी a होगा, a तो होगा। इसके बाद क्या हो रहा है, अगर चौथा पद निकालना हो तो 3d लिखते हैं, तीसरा पद निकालना हो तो 2d लिख रहे हैं, दूसरा निकालना हो तो d लिख रहे हैं, पहला पद निकालना हो तो कुछ भी नहीं। मतलब हम कर क्या रहे हैं कि चौथा पद निकालना हो तो एक घटा के d में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहाँ तीसरा निकालना हो तो एक घटा के, दूसरा निकालना हो तो दो में एक घटा के d लिख दीजिए। इसी तरह से अगर हमको nवां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, n में एक घटा के और d लिख देंगे। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाता है Tn इज इक्वल टू, ये एक जनरल टर्म हो गया, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से होगा आपके एक्सरसाइज के अंदर। उसमें 2-4 तरह का क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे और फिर आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो मजा आएगा आपको बनाने में। और उम्मीद है मैं आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में आज इतना बता दूंगा कि आपको समांतर श्रेणी का 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज का 70 to 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। तो फॉर्मूला मेरे पास आया है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेसिकली ये फॉर्मूला आया है निकलकर। अब यहां से क्वेश्चन लिखते हैं, 4, 8, 12, 16 ऐसे ही आगे जा रहा है का 50वां पद ज्ञात करें। इसका 50वां पद ज्ञात करें। हम कहते हैं 4, 8, 12, 16 ऐसे ही 50वां पद, मतलब 50वें नंबर पे कौन सी संख्या होगा ये पता करना है। तो यहां से हम सिंबल, सबसे पहले इसका डेटा क्या क्या दिया हुआ है उस डेटा को आराम से लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या चीज जरूरत होता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजों का है यहाँ पे। तो Tn है मतलब अंतिम पद, nवां पद जो पद निकालना है, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d क्या है, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। तो यहां से हम इसमें कोई भी, ये फॉर्मूला के अंदर से कोई भी अगर 4 चीजें हैं इसमें Tn, a, n, d, 4 चीजों में से कोई भी 3 चीज अगर दिया हुआ होगा तो हम चौथा चीजें आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो 50वां पद अगर निकालने का है इसमें 3 चीजें जरूर दिया हुआ है और वो तीनों चीजों को हम लिख लेते हैं और हमको चौथा चीज क्या निकालना है। तो देखिए हमको पहला चीज क्या दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, a बराबर दिया है 4। फिर देखें तो सार्वंतर d दिया हुआ है, इसके बीच का अंतर कितना है। अंतर निकालने के लिए T2 माइनस T1 कर देते हैं, कहीं पर से भी आप निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ पे, कहीं पर भी 2 पद होते हैं उसके पहले वाले का अंतर कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो 8 में 4 घट जाएगा, यानी 8 माइनस 4 बराबर 4, ये कॉमन डिफरेंस हो गया, d का मान हो गया। फिर 50वां पद ज्ञात करें, मतलब n का मान दे दिया है यहाँ पे कितना 50, और हमें निकालना क्या है 50वां पद मतलब T50 क्या है। ये हम इस प्रकार से अगर डाटा निकाल लेते हैं इसका तो हम आसानी से इस फॉर्मूले पे इसको रख देंगे और वैल्यू रख देंगे वहां पे और हमको मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखें तो T50 निकालना है, T50 फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 4 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 50 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 4। तो हम क्या लिखते हैं 4। तो सोल्व कर देते हैं, 4 प्लस 50 में 1 घटा दें 49 इंटू 4, तो 4 प्लस ये 196 हो जाएगा और इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 200। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं,
थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इसी में से फॉर्मूला यही है और इसी फॉर्मूले पे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसमें डेटा क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है पहले उसको लिख लेते हैं। तो ए दिया है 20 है ना, फर्स्ट टर्म प्रथम पद दिया हुआ है। डी कितना हो जाएगा 25 - 20 यानी कि 5। यहाँ पे 100 लिखा है, मतलब ये अंतिम में लिखा हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद देने का मतलब TN, ये कितना दिया है 100, और हमको पूछ रहा है पद कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या, n का मान पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है, n का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 3 चीज दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है, हम निकाल सकते हैं यहाँ से, फॉर्मूला रख देते हैं। TN = होता क्या है a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। TN का वैल्यू 100 है, 100 रख देते हैं। a का वैल्यू 20 है, n - 1, n का तो वैल्यू पता नहीं है और d का वैल्यू पता है 5। तो 100, और ये देखे 100 में इधर 20 आ जाएगा, घट जाएगा आके, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 80, और n - 1 × 5, 5 इधर आ जाएगा नीचे, तो 5 से भाग हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 16 × 80, 16 n - 1, यानी n = -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। यानी इसमें टोटल जो पदों की संख्या होगा वो कितना होगा 17 होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, किसी एपी का पांचवा पद 26 है और 51वां पद और 10वां पद 51 है, और 10वां पद 51 है, तब इसका 15वां पद याद करें। पंद्रहवां पद ज्ञात करें। देखिए जब एक इस तरह का क्वेश्चन होगा, इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन बनेगा और वो दोनों इक्वेशन को हल करते हैं और ए और डी का वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद में हम इस फॉर्मूले पे मान रख देते हैं और हमें पता हो जाता है। चलिए तो देखते हैं, एपी का पांचवा पद कितना है 26 है, यानी पांचवा पद को हम क्या लिखते हैं, पांचवा पद है यानी T5 = कितना लिखा हुआ है, दिया है 26, और 10वां पद कितना दिया है 51, यानी T10 दिया है 51। तब क्या कहता है, इसका 15वां पद क्या होगा, मतलब T15 = वाट, ये क्या होगा। तो देखिए पांचवा पद आपको याद है ना, पांचवा पद को हम क्या लिख सकते हैं, पांचवा पद को हम लिख सकते हैं एक घटा के, यानी a प्लस, पांचवा पद के लिए हम क्या लिखेंगे 4d, छठा पद के लिए 5d, 10वां पद हो तो a + 9d, ऐसे करके लिख सकते हैं डायरेक्टली। इस फॉर्मूले पे बैठाना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अगर वैसे करेंगे तो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन बनेगा। तो हम याद रखें कि पांचवा पद है तो हम 4d लिख देंगे, चौथा पद है 3d लिख देंगे, एक घटा करके, = कितना हो गया 26। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर T10 = 51, T10 = 51, तो T10 को क्या लिखेंगे, a प्लस T10 है 10वां पद, मतलब एक घटा के क्या लिखेंगे 9d = 51, और ये इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। अब हम यहां से क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से हम a और d का वैल्यू पता करेंगे और उसके बाद में हम T15 आराम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इन दोनों को हल कर लेते हैं। क्या करें, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को घटा देते हैं। तो घटाने के बाद देखें तो a जो a है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, a + 4d = 26, a + 9d = 51, घटा देते इसको, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4 में 9 - 5d, 26 में 51 घटा दें, मतलब 25 माइनस का, ये माइनस कैंसिल हो गया। d = 5 नीचे आ जाएगा, 25/5 मतलब कि 5। d का वैल्यू कितना हो गया 5। अब ये वाला 5 जो है
हम कहाँ रख दें, कहीं भी, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख दें तो हमें डी का ए का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम फर्स्ट में रख देते हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में डी बराबर 5 रखने पर तो यहां पे हम रख देते हैं a प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 5 हो गया इज इक्वल टू 26। तो a बराबर हो गया 4 से 20, 20 उधर जाके घट जाएगा, 26 माइनस 20, तो a का वैल्यू कितना हो गया 6। अब a का वैल्यू 6 हो गया, हमको अब क्या प्राप्त करना है, t15 मतलब 15वां पद। तो लिखे अब t15। अब जो t15 को क्या लिख सकते हैं, t15 को हम लिख सकते हैं a प्लस 14 डी, है ना, a प्लस 14 डी, एक घटा के लिखते हैं ना 15वें पद के लिए 14 डी। अब यहां से a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 6 प्लस 14 इंटू डी का वैल्यू कितना निकल करके आया है 5। तो डी का वैल्यू हो गया 5, 14 × 70 और 6 76 यानी 76। ये आंसर हो गया, है ना आसान। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है और छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। चलिए देखें, तो क्वेश्चन ये है आपके सामने। इसके बाद हमको इसको सोल्व करना है। क्या करना है, एपी के प्रथम 3 पद याद करना है। कंडीशन ये दिया है, दिया क्या है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, मतलब T4 प्लस T8, इसका वैल्यू कितना दिया है 24। तो T4 को क्या लिखेंगे, a प्लस 3d लिखेंगे। T8 को क्या लिखेंगे, एक घटा के लिखते हैं ना, 8 है, 8वां पद निकालना है तो 7d लिखेंगे बराबर 24। a और a कितना हो गया 2a, 3d और 7d 10d इज इक्वल टू 24। 2 यहां से कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 5d बराबर 24। 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5d बराबर 24/2 इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इसके बाद फिर अगला कंडीशन दिया है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, मतलब T6 प्लस T10, इसका जो योग है वो है 44। योग मतलब जोड़ देते हैं दोनों को। T6 को क्या लिखेंगे, a प्लस 5d, T10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 9d बराबर 44। a और a 2a, 5d और 9d 14d बराबर 44। 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो a प्लस 7d और 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, यहां से a और d का वैल्यू प्राप्त करेंगे दोनों इक्वेशन को हल करके। तो चलिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं इसको, है ना, सेकेंड माइनस फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, a प्लस 7d, देखो लेफ्ट से लेफ्ट को घटा दो और राइट वाला राइट में घटा दो। a प्लस 7d घटाएंगे इसको तो हो जाएगा माइनस a, और प्लस है घटाने में, ये क्या हो जाएगा माइनस 5d बराबर 22 में 12 घटा दो, 22 माइनस 12। देखो a और a तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस है प्लस है, 7 में 5 घटेगा 2d, 12 में 22 में 12 घटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 10। तो d इज इक्वल टू हो गया 5। अब ये d का वैल्यू कहीं फर्स्ट में रख दें, कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में d बराबर 5 रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट में d बराबर 5 अगर हम रखते हैं तो a प्लस
5 इंटू 5 और बराबर कितना है 12। तो ये 25 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 25 और इधर आके घट जाएगा तो 12 माइनस 25, तो ये बराबर हो गया माइनस का 13। तो एपी का पद लिखने कहता है कि एपी का प्रथम 3 पद, तो एपी के प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे, तो प्रथम पद तो -13 है। अगला पद लिखने के लिए क्या करते हैं, डी जोड़ देते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, मतलब ऐसे सारवंतर आगे क्या होता है, जुड़ता जाता है। तो -13 है, इसके अगला पद क्या हो जाएगा, क्योंकि डी कितना है 5 है, -13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -8, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -3। ऐसे ही आगे चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं और इसके बाद आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। क्वेश्चन है अनुक्रम का प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो यहां से देखो, इसका प्रथम ऋणात्मक पद निकालना है, मतलब समझिए इसका कि ये क्या रहा है। आप देखेंगे तो ये घटता जा रहा है, 999, फिर 95, 91, मतलब 4 बार वो घटता जा रहा है। इधर आगे एक समय ऐसा आएगा कि वो 0 हो जाएगा और 0 से फिर नीचे चला जाएगा, यानी नेगेटिव में। तो जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो ज्ञात करना है, प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करना है। क्या होगा वो पद, क्या है प्रथम ऋणात्मक पद, ये प्राप्त करना है। चलिए यहां दिया क्या है, a इज इक्वल टू क्या दिया है 999 पहला पद, d इसका कितना हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 995 और माइनस 999, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4। फर्स्ट नेगेटिव टर्म प्राप्त करना है, प्रथम ऋणात्मक पद क्या होगा इसका। तो देखिए प्रथम ऋणात्मक पद मतलब जो अंतिम पद हमको वो निकालना है जो ऋणात्मक पद है। तो हम tn क्या लिखेंगे, tn जो होगा छोटा होगा 0 से, tn जो होगा 0 से। ऋणात्मक कहने का मतलब क्या, ऋणात्मक कहने का मतलब 0 से छोटा। जो अंतिम पद हमको निकालना है, जो पद निकालना है वो क्या होगा 0 से छोटा होगा। तो tn का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 और इंटू डी, ये जो होगा छोटा होगा 0 से। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए। अब यार जो वैल्यू हमको दिया है उसको रख देते हैं वो वैल्यू। तो a का वैल्यू जो है वो दिया है 999, n-1, n तो पता नहीं है, इंटू डी, और डी का वैल्यू है -4 लेस देन 0। 999 को उधर अगर कर दें तो अब देखें, अब इसमें होता क्या है ना, ये है इनइक्वालिटीज। ये जो समीकरण होता है ना उसके हिसाब से समीकरण में बीच में लगा होता है बराबर का साइन, है ना, इक्वल टू का साइन होता है। और इसमें हम इसको उठा के उधर कर दें तो ले जाकर माइनस कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, हम जनरली ऐसे करते नहीं है। इसमें करते क्या है कि 999 को इधर से हटाना है ना, तो दो इधर माइनस 999 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस प्लस। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे या भाग देंगे तो साइन बदल देंगे, लेकिन जोड़ने और घटाने में तो साइन नहीं बदलता है। तो 999 अगर हम इधर माइनस जोड़ दे और इधर भी जोड़ दे तो इधर का तो कट जाएगा, n-1 इंटू -4 और लेस देन इधर आ जाएगा -999। अब बात यहाँ पे इसके बाद समझने वाले, यहाँ तो चलो ऐसे भी समझेंगे कि 999 उधर चला गया, -999 हो गया। लेकिन यहाँ बात समझने वाले है कि यहाँ क्या होगा। तो n-1 आप कहेंगे -4 इधर नीचे ले आते हैं, -999 और बटा -4, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा। अब ये -4 है ना, तो ये सिंबल जो है, ये साइन है, वो उधर नहीं रहेगा, ये इधर बदल जाएगा। इनइक्वालिटीज का रूल है कि किसी भी नेगेटिव संख्या से गुना या भाग करने पर
किसी भी नेगेटिव संख्या से गुना या भाग करने पर वो इनइक्वालिटीज का साइन बदल जाता है। ठीक है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाता है। इसलिए ये नेगेटिव था, नेगेटिव संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो इसीलिए इसका सिंबल जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तब यहां से n माइनस वन इधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। इधर वो -1 अगर जोड़ने में सिंबल चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये तो प्लस होगा ना, जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये जोड़ने में नहीं होगा। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 999/4 और प्लस में हो गया 1। तो n ग्रेटर देन ये हो जाएगा क्या लिख सकते हैं इसको, 504 सॉरी 1004 1003 है ना, 1003/4। ये आप जोड़ देंगे, इसको एलसीएम ले ले 4 एकम 4 और 999 1003/4। तो n ग्रेटर देन 4 से भाग दे दे 1003 में, 4 से 1003 में भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 8 2 0 4 5 20, ये कैंसिल हो गया, 3 से 0, मतलब यहाँ पे आ गया 250। हम इसको लिख सकते हैं पूर्णांक 3/4। n जो बड़ा होगा 250 पूर्णांक 3/4, मतलब 250 दशमलव कुछ आएगा। 250 भाग देंगे तो इसको और आगे लगाएंगे तो दशमलव नहीं, 250 दशमलव कुछ, और n जो होगा इससे बड़ा होगा तो 250 से 250 दशमलव समथिंग, और इससे हम थोड़ा सा अगर हम बड़ा करेंगे तो वो क्या होगा, 251। मतलब कि वो संख्या क्या हो जाएगा, वो जो n का वैल्यू हो जाएगा, n बराबर अगर हम लिखे n 250 से बड़ा मतलब कितना, 251। ठीक है, तो ये जो n का वैल्यू हो गया वो हो गया 251। हमको कहता है कि प्रथम ऋणात्मक पद ज्ञात करें। प्रथम ऋणात्मक पद 251वां पद होगा। अब ये हमको पद अगर ज्ञात करना है तो अब हम क्या निकाल देंगे, 251 t 251 निकाल देंगे। इसको क्या लिखेंगे, a + 250d है ना, a + 250d। तो a का वैल्यू हो गया 999 और 250 और इंटू डी, तो डी का वैल्यू कितना है, -4 है, -4। तो 999 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 1000, 250 इंटू 4, और इससे इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा -1। जो प्रथम ऋणात्मक पद होगा वो -1 होगा, और कौन सा पद होगा, 251वां पद होगा। ठीक है, चलिए तो आज तक के वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।